गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस की इस पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके पार्ट 3 को लेकर आज हम आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद नहीं होता? तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं पहले। यूकैरियोटिक सेल्स में 3 कोशिकांग ऐसे हैं जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है, खुद का। ये हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और यहाँ पूछा नहीं होता तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश के शोषण के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश के शोषण के लिए आवश्यक कौन सा हो जाएगा? यहाँ दूसरा आंसर हो जाएगा पेरोक्सिसोम हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रकाश के शोषण के लिए निम्नलिखित 3 कोशिकांग आवश्यक होते हैं। ये 3 कोशिकांग कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा वायरस। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद ये 3 है। कौन कौन 3 है? वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नीट 2019 का, निम्नलिखित कोशिकांगों के युग्म में किसमें डीएनए मौजूद नहीं होता? डीएनए मौजूद नहीं होता। हम अभी जस्ट देख के आए हैं डीएनए किसमें खुद का डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और न्यूक्लियस। तो यहाँ देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है तो ये कट जाएगा, हरित लवक है तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, और केंद्र के यहाँ तक केंद्र भी कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम और रसधनी इसके पास स्वयं का डीएनए मौजूद नहीं होता। और ये जो 2-3 जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट, ये दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिकांग हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 का है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल है? तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा हो जाएगा? गोल्जी का है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोल्जी काय के कार्य, इसका मुख्य कार्य स्त्रावण का है। स्त्रावी कोशिकाओं में जिनकी संख्या अधिक होती है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है गोल्जी काय। वसा और प्रोटीन का संचय करता है। शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल भी गोल्जी काय है। मिडिल लेमिला में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ गोल्जी काय द्वारा फ्रेगमोप्लास्ट में मुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेरोक्सिसोम में पाए जाने वाला एक एंजाइम सामान्य एंजाइम है। तो पेरोक्सिसोम में पाया जाने वाला कौन सा होगा? कैटालेज हो जाएगा। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। पेरोक्सिसोम यह एक प्रकाश के शोषण में भाग लेने वाला कोशिकांग है जिसमें पेरोक्साइड उत्पादित करने वाले एंजाइम ऑक्सीडेज तथा पेरोक्साइड नाशक एंजाइम कैटालेज पाए जाते हैं। पेरोक्सिसोम की खोज ड्यूए ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र पर से ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम स्थित होता है। तो यह आंतरिक झिल्ली में होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 विविध प्रकार पर समान माप के गुणसूत्रों के क्रम का सही क्रम है। तो ये हो जाएगा मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना का यह मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। गुणसूत्र की और आकृति पूछे, ये 4 प्रकार होते हैं, वी, एल, जे और आई प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, एसीएफ में आया हुआ है, कोशिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इससे पहले हम देखा है दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट थे, और एकल झिल्ली से परिबद्ध कौन है? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो जाएंगे। लाइसोसोम की आंतरिक पीएच कितना होता है? ये होगा 4 से 5 होगा। लाइसोसोम एक बहुरूपी कोशिकांग है, इसका कोई आकार फिक्स नहीं है, मतलब जो निम्न प्रकार का होता है, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, तृतीयक लाइसोसोम या ऑटोफेगोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएमटी 2010 में आया हुआ है ये,
कोशिका में एल्यूरोप्लास्ट संचित करता है, तो ये किसको संचित करेगा? ये करेगा प्रोटीन को। एल्यूरोप्लास्ट किसको संचित करेगा? प्रोटीन को। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। ये रंगहीन होते हैं, जो पादप के भूमिगत अंग जैसे बीज, तना, जड़, राइजोम में पाए जाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट देख लेते हैं। स्टार्च के कणों का संचय करता है, जैसे चावल, आलू, गेहूँ। और इलिकोप्लास्ट ये लिपिड प्लस तेल का संचय करेगा। और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करेगा। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था, एल्यूरोप्लास्ट संचित करता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइटोपंजर जिसे कोशिकीय कंकाल में होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर माइक्रोट्यूब्स और माइक्रोफिलामेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 72, जीन विनिमय की आवृत्ति निर्भर करती है, तो ये किस पे करेगी? 2 जीनों के बीच की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित में से किस रासायनिक घटक के बने होते? तो आपने जैसे डीएनए की संरचना पढ़ी होगी, इसमें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़े होंगे, तो ये वहीं से क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, एक नाइट्रोजनी क्षार होगा, एक फास्फेट समूह होगा और एक पेंटोस शर्करा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के खोजकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा फ्रेडरिक मिस्चर। इसकी व्याख्या नहीं देख लेते। चलो, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने मवाद कोशिकाओं में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिलेखन, जिसे ट्रांसक्रिप्शन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा? आरएनए। आरएनए कौन सा? एमआरएनए। व्याख्या देख लेते। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया केंद्रक में संपन्न होती है। कहाँ होगी? केंद्रक में। जीन का एक वैकल्पिक रूप है, तो इसे क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिनिन और ग्वानिन है। एडिनिन और ग्वानिन, तो ये हो जाएगा प्यूरिन बेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी बीडल और टेटम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम द्वारा उत्पादित आरएनए अणुओं का पूर्ण परिपूरक कहलाता है। जीनोम द्वारा उत्पादित आरएनए अणुओं का पूर्ण परिपूरक कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांसक्रिप्टोम। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। लैंप ब्रश, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप ब्रश गुणसूत्र कोशिका विभाजन के लिए चरण में दिखाई देता है। मतलब लैंप ब्रश गुणसूत्र कोशिका विभाजन के किस चरण में दिखाई देता है? तो यह देखा जाता है डिप्लोटिन अवस्था में देखा जाएगा। ठीक है। ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेस फर्स्ट की जो 5 उपभाग हैं उसमें है डिप्लोटिन, जाइगोटिन पे, तो ये हो जाएगा डिप्लोटिन, इसका आंसर हो जाएगा। आइए लैंप ब्रश गुणसूत्र के बारे में देख लेते हैं। डिप्लोटिन अवस्था की परिघटनाएं कौन कौन सी है? तो ये परिघटनाएं समजात गुणसूत्र पृथक्करण, डिसिनेप्सिस प्रक्रिया, काइस्मेटा का निर्माण होगा, समजात गुणसूत्रों का निर्माण होगा, लैंप ब्रश गुणसूत्र दिखाई देगा। यही पूछा था हमें, लैंप ब्रश गुणसूत्र कहाँ दिखाई देगा? था डिप्लोटिन अवस्था में। काइस्मेटा की संख्या गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के एक रज्जु पर अनुलेखन उत्प्रेरण करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्टैंड कहेंगे। ठीक है। डीएनए से एमआरएनए था और एमआरएनए से प्रोटीन, ये किस पे बनेगा? ये टेम्पलेट स्टैंड पर बनेगा, न कि कोडिंग स्टैंड पर। ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक माइटोकॉन्ड्रिया का चिन्हक है? माइटोकॉन्ड्रिया का चिन्हक, तो यह हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो सही मिलान है, तो ये हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है, जबकि ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसेकेराइड, तो पहला दूसरा तो कट गया। और काइटिन ये मोनोसेकेराइड, गलत, ये मोनोसेकेराइड नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो मोनोसेकेराइड है, जबकि काइटिन पॉलीसेकेराइड है, इसलिए ये तीनों गलत हो गए और हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा पॉलीसेकेराइड। ये सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं
के बनने का प्रारंभ सर्वदा उस कोडोन स्थल पर होता है जिस पर एक विशेष अमीनो अम्ल का कोडोन होता है। यह अमीनो अम्ल है, तो यह हो जाएगा मिथियोनिन। इसका फर्स्ट सही होगा मिथियोनिन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है। यह एक दिशीय प्रक्रिया है जो राइबोसोम पर पूर्ण होती है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, अमीनो अम्ल का टीआरएनए पर स्थानांतरण और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 85, जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से ग्लाइकोऑक्सिन का कौन सा एंजाइम H2O2 और H2O और O2 में परिवर्तित, मतलब H2O2 को H2O और O2 में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा कैटालेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, A और B डीएनए में कुंडलन दाहिनी ओर होता है, Z डीएनए में कुंडलन बाईं ओर होता है। A, B और Z डीएनए परिवारों में प्रति कुंडलन न्यूक्लियोटाइड युग्मकों की संख्या समान होती है। और चौथा है B डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल के द्विकुंडलित प्रारूप है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है A और B डीएनए में कुंडलन दाहिनी ओर होता है, ये सही है। Z डीएनए में कुंडलन बाईं ओर होता है, ये भी सही है। और B डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल द्वारा वाटसन और क्रिक मॉडल का द्विकुंडलन प्रारूप, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, तो थर्ड। सी डीएनए किसे कहते हैं? तो ये सी डीएनए को, जैसे डीएनए से एमआरएनए बनेगा और जब एमआरएनए से वापस अगर डीएनए बनता है तो उसे कहते हैं सी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइसोसोम के आंतरिक पीएच होता है। तो लाइसोसोम का अभी देख के आए हम 4 से 5। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन, ईजी है। पादप कोशिका में बी ऑक्सीकरण का हस्तांतरण होता है, यह बी नहीं बीटा ऑक्सीकरण होना चाहिए था, तो यह हो जाएगा पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से खुरदरी अंतःप्रदव जालिका में आधिक्य है। तो खुरदरी अंतःप्रदव जालिका में क्या होगा? सिस्टर्नी। रफ एंडोप्लाज्म, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित घटक सिस्टर्नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O2 अपघटनकारी एंजाइम है, तो अभी देख के हम कैटालेज हो जाएगा। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।